हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं जेसीईआरटी हमारा क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 7 के विज्ञान के पार्ट 4 अपशिष्ट जल कारण तथा निपटान के सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो आगे भी मिलता रहे। और वीडियो को आप लोगों को दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि वह भी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ाई कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर ये हम लोग का 4 है, और इसका देखिए पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ क नंबर में देखिए है यहाँ पर नालियाँ खाली स्थान और खाली स्थान के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध का मतलब गंदा हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कचरे और अपशिष्ट। तो यहाँ पे आप लोग कचरे भरना है और यहाँ पर अपशिष्ट के द्वारा अवरुद्ध हो जाते हैं। ख नंबर में देखिए, घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाली अपशिष्ट जल को वाहित मल कहते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? वाहित मल कहा जाता है। आप लोग वाहित मल यहाँ पे भर लेना है। ग नंबर में देखिए, वाहित मल में जीवाणु दुर्गंध और संक्रामक, यहाँ पे आप लोग दुर्गंध और संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे भरना है आप लोग दुर्गंध और संक्रामक। घ नंबर में देखिए, अपशिष्ट जल उपचार के स उत्पादन को क्या बोला जाता है? तो यहाँ आप लोगों को भरना है अपांक और बायोगैस है। तो यहाँ पे लोग अपांक भर लीजिएगा और यहाँ पे बायोगैस भर लीजिएगा। तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा नंबर देखिए, दूसरा में आप लोगों को यहाँ पर खंड अ दिया गया है और खंड ब दिया गया है। खंड अ खंड ब इसमें आप लोग मिलाना है। तो आप लोगों को मिलाना नहीं है, आप लोगों को सीधा सीधा लिखना है। हम यहाँ पे मिला के दिखा दे रहे हैं, आप लोगों को सीधा सीधा लिखना आंसर। तो यहाँ पर देखिए है कार्बनिक अकार्बनिक अशुद्धियाँ। तो अकार्बनिक शुद्धियाँ का मतलब हो गया नाइट्रेट और अधातुएं। इसका आंसर हो जाएगा। फिर जीवाणु, जीवाणु का आंसर हो जाएगा हैजा और टाइफाइड हो जाएगा। पोषक तत्व, तो पोषक तत्व हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का फास्फोरस। और देखिए 4 नंबर में है कार्बनिक अशुद्धियाँ। तो इसका हो जाएगा मानव मल, यूरिया और मूत्र हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है हम लोग का, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है, दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा क नंबर देखिए यहाँ दिया गया अधिक होती है, दुगुनी होती है, कम होती है, बराबर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, कम होती है। दूसरा नंबर देखिए, वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है जीवाणु से, यहाँ पर विषाणु से, दीमक से या केचुआ से। तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ से। फिर तीसरा देखिए, तीसरा में है आप लोगों का जैव अनिम्नीकृत कचरा का उदाहरण है। तो पहला यहाँ पर देखिए क नंबर में है फलों के छिलके, मल मूत्र, पौधों के अवशेष, पॉलीथीन की थैलियाँ। इसका आंसर हो जाएगा पॉलीथीन की थैलियाँ। अब देखिए 4 नंबर में है दूषित जल जनित रोग है, मतलब गंदा जल से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है रेबीज, डेंगू, रक्त अल्पता या हैजा। तो इसका आंसर हो जाएगा हैजा हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर को, तो यहाँ पे 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा दूषित जल उपचार का उत्पादन है? तो देखिए यहाँ पर है बायोगैस, सलज या कीचड़, बायोगैस एवं सलज और जल वाहक। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लज, मतलब कीचड़ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर। अब देखिए 6 नंबर में, मनुष्यों की विभिन्न गतिविधियों द्वारा जल को दूषित करने के कारण कई जल जनित बीमारियां फैलती है। इनमें से कौन सी जल जनित बीमारियां नहीं है? तो यहाँ पर देखिए हैजा जो है जल जनित है, टाइफाइड जल जनित है, पेसिस जल जनित है, लेकिन दमा जो है ये जल जनित नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो दमा हो जाएगा। तो ये हम लोग का तीसरा नंबर तक प्रश्न कंप्लीट होता है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर है, जल जनित किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मलेरिया और डेंगू। 5 नंबर में देखिए, दूषित जल क्या है, यह कहाँ कहाँ से निकलती है, मतलब गंदा जल क्या है इसके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घर से निकलने वाले मल मूत्र इत्यादि अविकार पदार्थ जो कि अन्य साफ जल को प्रदूषित करते हैं, मतलब गंदा करते हैं, दूषित जल कहलाते हैं। यह उद्योग, होटल, अस्पताल, घर, स्कूल इत्यादि जगहों से निकलते हैं। अब देखिए 6 नंबर में है, जैव निम्नलिखित कचरे के 3 उदाहरण बताइए। तो जैव निम्नलिखित कचरे के 3 उदाहरण निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित का मतलब नीचे है। पहला देखिए कंपोस्ट खाद, दूसरा है यहाँ पर बायोगैस और तीसरा है जल वाहक। तो इसका आंसर जल वाहक तीसरा नंबर में है। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर में देखिए, खुली नालियों के जाम होने के मुख्य कारण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा खुली नालियों के जाम होने के मुख्य कारण ठोस कचरा है, जैसे प्लास्टिक प्लास्टिक कपड़ा इत्यादि। इसमें आप लोग लकड़ी पत्ता सब नाली में जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, नाली जो है जाम हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को शुरू करने से पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। JCRT MR क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। JCRT MR क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलता रहे और अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर में है, शहरों में नगर निगम का कार्य बंद हो जाने पर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा शहरों में नगर निगम का कार्य बंद होने पर हर तरफ गंदगी फैल जाएगी, कचरे को असमान तरीके के होने से हर तरफ बीमारियां फैल जाएगी और नदियों का साफ एवं स्वच्छ जल गंदा होने लगेगा। 9 नंबर में देखिए, अशुद्ध जल को साफ करने वाले 3 पदार्थ का नाम लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, अशुद्ध जल को साफ करने वाले 3 निम्नलिखित पदार्थ हैं। पहला नंबर हो गया फिटकरी, दूसरा हो गया सूती कपड़ा और तीसरा हो जाएगा पानी को उबालकर। तो ये 3 प्रश्न कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर 10 नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर में है, वर्षा के दिनों में आप पेयजल कहाँ से प्राप्त करते हैं तथा उसे कैसे शुद्ध करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुएं से, चापानल से, नगरीय वाटर सप्लाई से शुद्ध करने के लिए फिल्टर का उपयोग करते हैं अथवा उबालकर छानते हैं। अब 11 नंबर में देखिए, जल के दूषित होने में कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा घरेलू मल जल, दूसरा नंबर में देखिए औद्योगिक अपशिष्ट, मतलब कारखानों के द्वारा जो गंदा करते हैं वो हो जाएगा। तीसरा नंबर में कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरक, मतलब जो हम लोग खाद उपयोग करते हैं गांव में खेत में हम लोग डालते हैं, तो वो हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर में है, आप अपने घर अथवा विद्यालय से निकलने वाले वाहित मल का निपटान या उपयोग किस तरह से करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा घर से या विद्यालय से वाहित मल का उपयोग भूमिगत वाटर लेवल रिचार्ज के लिए करेंगे। इसका मतलब होता है कि जो पानी का है जो टंकी बना लेना है ज़मीन के नीचे और गंदा जल को आप लोगों को इसमें प्रवाहित कर देना है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है 13 नंबर में, प्लास्टिक का उपयोग आज हर जगह खाद्य सामग्री कच्चा या पक्का रखने में किया जाता है। उपयोग के बाद इसका सही नियमन कैसे कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक का उपयोग के बाद इसे नष्ट न होने वाले ठोस कूड़े के साथ अलग कूड़ेदान में रखिए, जिससे इन्हें साथ में एक गड्ढे में
भरा जा सकता है। अब 14 नंबर में देखिए, वाहित मल का सही निपटान क्यों आवश्यक है, मतलब गंदा जो जल है इसका निपटान क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाहित मल का सही निपटान इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनका सही निपटान नहीं किया गया तो इधर उधर फैलकर गंदगी फैलाएंगे, जिससे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी। अब चलिए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर में है, कीटनाशकों अथवा उर्वरकों के बेतहाशा उपयोग से कैसे जल दूषित हो रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कीटनाशकों तथा उर्वरकों के बेतहाशा उपयोग से जल भी दूषित हो रहा है। जब कीटनाशक या उर्वरकों को खेतों में उपयोग करने के बाद खेतों से निकलने वाले पानी में उनकी मात्रा होती है जो कि सीधे नालों में और नालों से नदियों में मिलकर उसे दूषित करते हैं। तो जो खाद हम लोग देते हैं खेती में उसको ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, ज़्यादा प्राकृतिक खाद का उपयोग करना है, तो इससे जल गंदा नहीं होगा। अब 16 नंबर ये हम लोग का अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए, जैविक खाद किस तरह रासायनिक खाद से बेहतर है। तो जैविक खाद का हम लोग उपयोग करना है, ये जल को ज़्यादा प्रदूषित नहीं करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैविक खाद रासायनिक खाद से बेहतर है क्योंकि जैविक खाद रोजाना जीवन उपयोगी व्यर्थ चीज़ों को बायोगैस के द्वारा कंपोस्ट बनाया जाता है, जिससे किसी को कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो ये हम लोग का आज का वीडियो कंप्लीट होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ ले पाए और अच्छे से पढ़ाई कर पाए। थैंक यू। जय हिंद।